Hello and welcome back. So let's discuss the part 5 of your unit 1, that is what is political theory and why to study it. And your subject code is MPS 001 political theory, MA का सब्जेक्ट है आपका. ठीक है, तो इसमें हम ऑलरेडी 1.2 कर चुके हैं आपका. टुडे वी आर गोइंग टू डू 1.3, जिसमें हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे कि ये कैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस की तरह आपकी थ्योरी काम करती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर होता है वो कैसा होता है. इसमें हमें पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या नहीं है और कैसे ये जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके, जैसे थॉट, फिलॉसफी और साइंस, कैसी ये एक दूसरे से डिफ़र करती है. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ना हमेशा हमने देखा है कि कंफ्यूज हो जाती है पॉलिटिकल थॉट, फिलॉसफी और साइंस के साथ में. हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस है. बट ऐसा नहीं है. पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट दो अलग अलग चीज़ें हैं. फिलॉसफी, साइंस, ये अलग अलग चीज़ें हैं. तो पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट हो सकती है इन सब चीज़ों का, लेकिन एक होल सब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकती. ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी अब पढ़ लेते हैं. इसके बारे में सबसे पहला पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट. पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? वो जो राइटिंग्स है ना आपके थिंकर्स की, उसी को हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं. जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में अपने थॉट को लिखा है, दैट इज़ नोन एज पॉलिटिकल थॉट. जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, इन्होंने जो भी अपना थॉट प्रोसेस अपनी राइटिंग्स में लिखा है उसको पॉलिटिकल थॉट कहते हैं. सो जो थ्योरी है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल थॉट तो है ही, पर ज़्यादा एनालिटिकल और सिस्टमैटिक है. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पे. अब ये जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है ये ज़्यादा ब्रॉडर है और वैल्यू बेस्ड है. ठीक है, सो जो पॉलिटिकल थ्योरी है आपकी, ये सिर्फ आपका पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का एक पार्ट है. देन वी कम टू पॉलिटिकल साइंस. सो पॉलिटिकल साइंस आपका साइंटिफिक मेथड पे एम्फसाइज करती है. थ्योरी जो है ना वो ओवरलैप करती है इसके साथ में, पॉलिटिकल साइंस के साथ में, बट ये सेम नहीं है आपकी पॉलिटिकल साइंस की तरह. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर बताना है, तो सबसे पहले आप ये बता दोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या नहीं है और कैसे थॉट, फिलॉसफी और साइंस से डिफ़र करती है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो जो ब्रेचेट के व्यू थे, जो आपकी फ़िलॉसफी, थ्योरी और साइंस है इन टर्म्स के, इनको हम कह सकते हैं कि इनको इंटरचेंजेबली यूज़ हम नहीं कर सकते. मतलब फ़िलॉसफी को, मतलब जो आपकी थ्योरी है उसको फ़िलॉसफी, थ्योरी या साइंस नहीं कह सकते. ये टोटल ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, तीनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट हैं. हम इनको इंटरचेंज करके एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते. जो पॉलिटिकल साइंस है आपकी, ये आपके ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती है, जो कि आपका लिमिट करती है फैक्ट्स को. ठीक है, देन पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो है आपकी, ये डील करती है वैल्यूज़ के साथ, आइडियाज़ के साथ और स्पेक्यूलेशन के साथ. मतलब फैक्ट के बियॉन्ड जाके ये डील करती है चीज़ों के साथ. देन कम्स टू पॉलिटिकल थ्योरी. सो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो आपकी पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, इन दोनों के बीच में स्टैंड करती है. अब देखो, जैसे ये हो गई आपकी साइंस. यहाँ पर आप फ्लो चार्ट बना लेना आपका पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी. ठीक है, अब जो साइंस है ना, ये तो मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है, अब वो साइंस की तरह काम करती है. मतलब ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करती है और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है. ठीक है, सो जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये उससे बियॉन्ड जाके काम करती है. फिर आती है आपकी फ़िलॉसफी. ये आपकी आइडियल्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, इनके साथ डील करती है. तो ये फैक्ट्स के बियॉन्ड जाके काम करती है आपका. सो इसमें जो पॉलिटिकल साइंस था, जो पॉलिटिकल साइंस था ना, ये फैक्ट्स के बेसिस पे काम करती है. ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस आपकी फैक्ट्स के बेसिस पे काम करती है और पॉलिटिकल फिलॉसफी आपकी फैक्ट्स से बियॉन्ड जाके काम करती है। अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी का, जो कि साइंस और फिलॉसफी इन दोनों के बीच का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। सो जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये आपके फिलॉसफिकल आइडियाज़ को भी बोरो करती है और इनको लॉजिकली और एम्पेरिकली टेस्ट भी करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी साइंस भी है और फिलॉसफी भी है, इनके बीच में स्टैंड करती है। सो जो फिलॉसफिकल क्लेम है आपका, ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बन जाता है ओनली एज वर्किंग हाइपोथेसिस, मतलब इसको अभी तक हमने सच प्रूफ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये एक वर्किंग हाइपोथेसिस के रूप में ही हम कह सकते हैं कि ये है। फिर आगे चलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, ये आपका तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट उसमें हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस का। हिस्ट्री जैसे कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी है आपकी, थ्योरी है जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, वो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ हिस्ट्री, फिलॉसफी या साइंस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरी पूरी हिस्ट्री है या पॉलिटिकल थ्योरी पूरी पूरी फिलॉसफी है या फिर साइंस है, बट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है तीनों का, या फिर हम कह सकते हैं हर एक चीज़ से इसने कुछ कुछ लिया है, ठीक है। अब हिस्ट्री में कैसे, हिस्ट्री तो है पॉलिटिकल थ्योरी, सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, बट ये हिस्ट्री को यूज़ करती है आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने में। पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बट ये फिलॉसफिकल रीजनिंग को यूज़ करती है। अब कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये सिर्फ साइंस नहीं है, बट ये अप्लाई करती है रैशनल और सिस्टमैटिक मेथड्स को। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को ना पार्ट टाइम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा हिस्टोरियन भी होना चाहिए, थोड़ा सा फिलोसोफर भी होना चाहिए और थोड़ा सा साइंटिस्ट भी होना चाहिए, मतलब पार्शली हिस्टोरियन, पार्शली फिलोसोफर और पार्शली साइंटिस्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट माना जाएगा। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा हिस्ट्री में डेल्व कर रहा है वो या फिर फिलॉसफी में कर रहा है, उसको सारी चीज़ों का क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें वो यूज़ करेगा, तभी वो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री एसेंशियल क्यों होती है? स्कॉलर्स जैसे कि जॉर्ज सबीन, इन्होंने कहा था कि जो थ्योरी है हिस्ट्री के बगैर उसका कोई भी बेस नहीं है। हिस्ट्री आपको कंटेक्स्ट और ट्रेडिशन प्रोवाइड करती है और ये आपको समझने में मदद करती है कि कैसे और कहाँ पर, ठीक है, और क्यों आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हुए थे। मतलब हिस्ट्री से ही पता चलेगा ना कि ऐसा हिस्ट्री में क्या हुआ था, कि ये आइडिया जो है कैसे डेवलप हुआ था, ठीक है। और एल.एस. राठौर, उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री सिर्फ डेड फैक्ट्स नहीं है, मतलब ये नहीं है कि भाई पुराने फैक्ट्स लिख दिए हैं कहीं बुक में और वो हम पढ़ रहे हैं, कि भाई सिर्फ ये डेड फैक्ट्स नहीं है, बट ये स्टोर हाउस है लेसन्स का और विजडम का। मतलब हिस्ट्री को इग्नोर करना, इसका मतलब ये है कि हम थ्योरी की रिचनेस को लूज़ कर रहे हैं, मतलब इसके पास फ्रूट्स भी नहीं है और नो फ्रूट्स विदाउट रूट्स, ठीक है, ऐसे लिख के आना पेपर में कि हिस्ट्री को इग्नोर करना पॉलिटिकल थ्योरी में, इसका मतलब है कि हम अपनी जो रिचनेस है थ्योरी की वो लूज़ कर रहे हैं और इसको ये ऐसे ही कहलाया जाएगा कि भाई उसकी फ्रूट्स भी नहीं है और रूट्स भी नहीं है, ठीक है। प्लेटो का जो रिपब्लिक था ना, वो इन्फ्लुएंस था आपका ग्रीक सिटी स्टेट्स के साथ, और जो आपका मार्क्स का व्यू था, ठीक है, मार्क्स का जो रिपब्लिक का वो था, वो शेप था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा। मतलब क्या है कि प्लेटो जो है ना वो भी सेम चीज़ कहता था और मार्क्स भी सेम चीज़ कहता था, लेकिन अब इनका उद्देश्य तो एक ही था, लेकिन कैसे अलग अलग थे ये अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्लेटोस का और मार्क्स का। सबसे पहले प्लेटो और कार्ल मार्क्स देख लेते हैं। प्लेटो का टाइम पीरियड था आपका 4th सेंचुरी BCE एंशियंट ग्रीस, और जो आपके कार्ल मार्क्स हैं उनका था 19th सेंचुरी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल यूरोप।
मेजर वर्क्स जो थे प्लेटो के वो थे द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, और जो आपका कार्ल मार्क्स के वर्क से वो हैं आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। फिर है आपका फिलोसफिकल बेस। प्लेटो का जो फिलोसफिकल बेस है ना वो था आपका आइडियलिज़म। आइडियलिज़म मतलब जो आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फॉर्म्स में बिलीव होता है, दैट इज़ नोन एज आइडियलिज़म। फिर आता है आपका कि ऐसा ही होना चाहिए आइडियल। वो जो आपका कार्ल मार्क्स का है ना वो है आपका मटेरियलिज़म, मतलब हिस्टोरिकल और डायलैक्टिकल मटेरियलिज़म। ठीक है, इनका फिलोसफिकल बेस है। अब प्लेटो और कार्ल मार्क्स ये दो अलग अलग हैं, इनका गोल क्या है देखो। अब पहले का भी गोल आपको सिमिलैरिटी लगेंगी और दूसरे के गोल में भी सिमिलैरिटी लगेंगी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग जो है फिलोसफिकल बेस को आपको मानते हुए नज़र आएंगे। एक आइडियलिज़म को मानता है, एक मटेरियलिज़म को मानता है, लेकिन गोल दोनों का एक ही है। मतलब प्लेटो का गोल क्या है कि एक हारमोनियस और जस्ट सोसाइटी जहाँ पर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, जहाँ सबको अच्छी उससे ट्रीटमेंट मिले और सबको बराबर देखा जाए, एक सोसाइटी में हारमनी हो जो कि विजडम के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो है वो प्लेटो अचीव करना चाहते थे। जो कार्ल मार्क्स है ना वो आपका एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जो कि क्लासलेस हो, जहाँ पर क्लासेस ना हो। ठीक है, स्टेटलेस हो, कोई स्टेट ना हो और कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी पक्ष का, मतलब छोटे से लेकर बड़े पक्ष जो भी हैं उनमें से किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। एक सोसाइटी ऐसी चाहते हैं वो, या फिर ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो फ्री हो इन सब चीज़ों से। ठीक है, जो कास्टलेस क्लासलेस हो, स्टेटलेस हो और एक्सप्लॉइटेशन फ्री हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड सोसाइटी। देखो प्लेटो की जो जस्टिस थी ना उनका मतलब था, जस्टिस का मतलब है हारमनी, जहाँ पर हर कोई अपना जो रोल है जो उनको असाइन किया गया है उसको आराम से परफॉर्म कर पा रहे हैं जो उनके नेचर को सूट करता है। जैसे कि रूलर को रूल करना सूट करता है, सोल्जर रक्षा करता है, प्रोड्यूसर अपना जो है अनाज प्रोड्यूस करता है और चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो उनका ये था कि जो जस्टिस है उसका मतलब हारमनी है, कि रूलर रूल कर पाए आराम से, सोल्जर रक्षा कर पाए आराम से और प्रोड्यूसर बिना किसी चिक चिक के प्रोड्यूस कर पाए चीज़ों को। लेकिन मार्क्स कहते हैं जस्टिस का मतलब क्या है मार्क्स की नज़रों में। उनका जस्टिस का जो मार्क्स की नज़रों में जस्टिस का मतलब है ना वो है कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है क्लास बेस्ड, कि जो नीचे के लोग हैं, जो अपर क्लास हैं, वो लोअर क्लास की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अबॉलिश हो जाएं। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना इसमें क्या हो, इक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एबोलिशन ऑफ क्लास एक्सप्लॉइटेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, इसमें इक्वल ओनरशिप होनी चाहिए उन लोगों की भी, सब लोगों की। ठीक है, बेसिकली ये था कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेटली ओन करके उसको प्रॉपर्टी माने, हर एक इंसान की उसमें इक्वल ओनरशिप होनी चाहिए। फिर नीचे आ जाओ, सोशल ऑर्डर। ये आपके जो प्लेटो कहते हैं ना वो सोशल ऑर्डर को कैसे देखते हैं कि इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया था 3 क्लासेस में। पहला रूलर्स, दूसरा था आपका ऑक्सिलरीज और तीसरा था आपका प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब जो प्लेटो हैं उन्होंने रूलर्स को क्या कहा था, जो रूल करते हैं, जैसे कि फिलोसोफर, किंग्स। ठीक है, फिर हैं आपके ऑक्सिलरीज़। ऑक्सिलरीज़ क्या हो गए, सोल्जर्स हो गए जो देश की रक्षा करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, जो वर्किंग क्लास है वो उनको उन्होंने प्रोड्यूसर्स कहा था। तो इन्होंने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, रूलर्स, ऑक्सिलरीज़ और प्रोड्यूसर्स। फिर
जो आपके कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने सोसाइटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक तो बर्गोइस मतलब जो ओनर्स होते हैं, और दूसरा प्रोलिटेरिएट जो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया। यहाँ पर आप सोशल ऑर्डर लिखोगे कि जो प्लेटो हैं वो 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और जो कार्ल मार्क्स हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बर्गोइस, दैट इज़ ओनर्स, और वर्कर्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब नीचे आ जाओ। बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसमें क्या है आपका नेचुरल और फंक्शनल। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा रैशनल या फिर करेजियस बॉर्न होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने करेजियस या फिर नेचुरली रैशनल बॉर्न नहीं होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कि भाई ये जो इनइक्वालिटी है ये नेचुरल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। अब कोई है जो बिल्कुल ही गरीब फैमिली में जन्म लिया है, किसी ने बहुत ही अमीर फैमिली में जन्म लिया है, किसी ने गरीब फैमिली में जन्म तो लिया है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस है। ठीक है, वो उसको कोई चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी ने बहुत अमीर फैमिली में जन्म लिया है लेकिन वो करेजियस नहीं। मतलब बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल और फंक्शनल है। फिर दूसरे का जो इनइक्वालिटी का बेसिस है उन्होंने कहा ये इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल है। मतलब क्लास स्ट्रक्चर जो है वो आपका अराइज होता है ओनरशिप्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, फिर आगे आओ। स्टेट एंड इट्स रूल। प्लेटो और मार्क्स का देखो पर्पस क्या है स्टेट का। इन्होंने कहा था कि ये जो स्टेट एग्जिस्ट करता है ना, ये करता है इसलिए एग्जिस्ट ताकि जस्टिस और वर्च्यू को प्रमोट किया जा सके। ये एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं, ये जो स्टेट है वो जो क्लास ऑपरेशन है आपका उसका इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये आपका जब रेवोल्यूशन होगा तो उसके बाद ये विदर अवे हो जाएगा, कोई इस तरीके का स्टेट जैसी चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, फिर जो आपके प्लेटो हैं उनका आइडियल स्टेट का क्या था। उन्होंने बोला था ये आपका गवर्न होता है फिलोसोफर किंग्स के द्वारा जिनके पास नॉलेज है अच्छे और बुरे की। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा था कि ये जो आइडियल स्टेट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी आफ्टर ओवरथ्रोइंग कैपिटलिज्म। मतलब उन्होंने कहा था जब आप कैपिटलिज्म को थ्रो कर दोगे ना, मतलब ओवरथ्रो कर दोगे, ओवर पावर कर दोगे, तब जो एक स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी जो क्लासलेस होगी, जिसमें कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मार्क्स ने कि ये होता है एक आइडियल स्टेट। फिर व्यूज़ क्या हैं पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स इज़ द परस्यूट ऑफ गुड लाइफ थ्रू रीज़न। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था मार्क्स ने, पॉलिटिक्स जो है वो रिफ्लेक्शन है इकोनॉमिक रिलेशंस की और क्लास स्ट्रगल की। देखो ये सारा एक एक पॉइंट जो है वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये एक एक चीज़ आपकी डिस्कस होती जाएगी। अभी जहाँ पर मैं समझा रही हूँ वहाँ पर समझ लो, जो मैं पॉइंट्स छोड़ रही हूँ उसको छोड़े रहने दो, वो धीरे धीरे करके हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इकोनॉमिक आइडियाज़, जो इकोनॉमिक आइडियाज़ से प्लेटो और मार्क्स के, वो क्या थे। प्लेटो कहते हैं कि जो गार्जियंस हैं, रूलर्स और सोल्जर्स, ये इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं आपके, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करनी चाहिए। ठीक है, वो ये कहते हैं कि रूलर्स और सोल्जर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं है, उनको ओन नहीं करनी चाहिए, बट वर्कर्स को करनी चाहिए। ये प्लेटो का ओनरशिप का वो था। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा था कि सारी की सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इसको इस जो सिस्टम है ना ओनरशिप का, इसको ही एबॉलिश कर दो, इसको ही ख़त्म कर दो, और
क्या कर दो, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर्स हैं वही ओन करें या फिर गार्जियंस या फिर रूलर्स या सोल्जर्स ओन करें, ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम है ना ओनरशिप का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप का, इसको ही ख़त्म कर दो और एक कॉमन ओनरशिप कर दो कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कॉमन ओनरशिप है, मतलब सबकी जागीर है ये, ठीक है, सब ने ओन करी है, ऐसा हटा दो कि किसी एक के द्वारा ये प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ लेबर और क्लास में। तो प्लेटो ने कहा था क्या कि हर पर्सन को जो भी सूट करती है उसको जॉब, ठीक है, उनके नेचर के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन मार्क्स ने क्या कहा था, लेबर डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस अंडर कैपिटलिज्म, लेबर बिकम्स एलिएनेटेड। इसको मैं समझाऊंगी आगे, ठीक है। नीचे आ जाओ, इकोनॉमिक जस्टिस, ये वाला देख लेना आप एक बार। चलो आगे आओ, फिलोसफिकल फाउंडेशन देखो। प्लेटो जो है उन्होंने कहा था कि ये आइडियलिस्ट है और मार्क्स ने कहा था कि मटेरियलिस्ट। आइडियलिस्ट जो उनका व्यू था ना प्लेटो का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक आइडियलिस्ट व्यू था। और मार्क्स का व्यू था कैसा, मटेरियलिस्ट। आइडियलिस्ट कैसे कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना ये शेडो है आइडियाज़ का, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का। और मटेरियलिस्ट उन्होंने ये बोला था कि भाई आइडियाज़, बेसिकली आइडियलिस्ट क्या होता है कि भाई ऐसा आइडियल स्टेट होना चाहिए आपका, ठीक है, एक अलग व्यू, एक अलग रियलिटी। लेकिन मार्क्स का व्यू क्या था ना, वो मटेरियलिस्ट था, मतलब मटेरियल कंडीशंस जो थी वो उनके आइडियाज़ को, पॉलिटिक्स को और इंस्टीट्यूशंस को शेप कर रही थी। ह्यूमन नेचर देखो, ट्रीपार्टाइट सोल, जिसमें रैशनल भी है, स्पिरिटेड भी है और एपिटेटिव पार्ट्स भी हैं। देन यू हैव मार्क्स, ह्यूमन, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो सोशल और प्रोडक्टिव बीइंग्स हैं और ये उनकी जो एसेंस है वो लेबर के थ्रू रियलाइज़ होती है। फिर नीचे आओ, चेंज एंड प्रोग्रेस, ये आप कर लेना। उसके बाद में आइडियल एंड स्टेट, ये कैसा होना चाहिए, परफेक्टली जस्ट और वर्चुअस सिटी स्टेट होना चाहिए, जिसको कैलीपोलिस भी बोला था। देन मार्क्स ने बोला था एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जो क्लासलेस, स्टेटलेस और इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए और कॉरपोरेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल देख लेना। अब देखो दोनों में सिमिलैरिटीज़, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें वो आपके समझने के लिए थी। जो सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं प्लेटो और मार्क्स में, वो क्या, दोनों ही जो आज उनके टाइम पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी ना उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और उन दोनों का ही एम था कि एक आइडियल सोशल ऑर्डर को क्या करना, क्रिएट करना। दोनों ही ग्रीड को, ठीक है, सेल्फिशनेस को और मटेरियलिज्म को अपोज करते थे, ठीक है। दोनों ही जो कलेक्टिव गुड है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब कि सोशल होना चाहिए ना कि कैपिटलिस्ट। बेसिकली कि भाई सिर्फ जैसे कहते हैं ना एक ही आदमी को सारा इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हूँ मेरी सोसाइटी में तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और मेरे ऊपर ज़्यादा नज़र है कि मेरा उत्थान कैसे हो, बल्कि पूरी सोसाइटी कैसे पूरी सोसाइटी का अच्छा हो के पूरी सोसाइटी ग्रो कर सकती है, उसमें उन्होंने बताया कि ये सब होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे उन्होंने बोला काम नहीं करना चाहिए, बट कि उनका स्ट्रेस जो था ना वो था आपका कलेक्टिव गुड के ऊपर। फिर जो ये प्लेटो और एरिस्टोटल हैं, ये दोनों ही एजुकेशन में बिलीव करते थे, मतलब प्लेटो जो है वो एजुकेशन में बिलीव करते थे और जो मार्क्स हैं वो आपकी क्लास कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते थे। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन और क्लास कॉन्शियसनेस ये चीज़ें ही जो है वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। देन नीचे आ जाओ, प्लेटो जो है वो एक आइडियलिस्ट स्टेट जो है वो आइडियलिज्म में मानते थे, मार्क्स मटेरियलिस्ट में मानते थे, मतलब
जिसमें आइडियलिस्ट में आइडियाज़ जो हैं वो मैटर को प्रेसीड करते हैं और मटेरियलिस्ट में मैटर प्रेसीड करता है आइडियाज़ को। मेथड जो था उनका प्लेटो का वो था पॉलिटिकल रीजनिंग और मार्क्स का था हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एनालिसिस। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आया? इन्होंने कहा जो प्लेटो हैं कि इग्नोरेंस और मोरल फेलियर, यहाँ पर आया कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आया? क्लास की एंटागोनिज्म में और एक्सप्लॉयटेशन में। नीचे आ जाओ, एजेंट ऑफ चेंज और एंड स्टेट कैसा था? इंटरनल और दूसरे का टेम्प्रेरी, और ये सब आप कर लेना, ठीक है। आगे जाके हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, मैं फिर बता रही हूँ, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है। प्लेटो का विजन था, ठीक है, कि एक फिलोसफिकल यूटोपिया होना चाहिए जो कि रूल होना चाहिए वाइज लोगों के द्वारा, जहाँ पर जस्टिस का मतलब ये होना चाहिए कि जो हर पर्सन है ना वो अपने नेचुरल रोल को फुलफ़िल कर पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। उन्होंने कहा था कि उनका जो विज़न था, पॉलिटिकल विज़न, वो था फिलोसफिकल यूटोपिया का, कि मतलब जहाँ पर वाइज रूलर्स रूल कर रहे हैं, वाइज लोगों के द्वारा वो रूल हो रहा है। और जस्टिस का मतलब ये था कि जो लोग हैं, हर एक इंसान अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। मार्क्स का विज़न क्या था? कि वो कहते थे कि वो था एक रेवोल्यूशनरी यूटोपिया का, जहाँ पर जो कि लेड हो रहा था वर्किंग क्लास के द्वारा, जहाँ पर उनके जस्टिस का मतलब क्या था कि जो क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होती है वो ना हो, वो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस थी, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ये। प्लेटो जो है वो हार्मनी को सीख कर रहे थे रीज़न के द्वारा, लेकिन मार्क्स जो है ना वो रेवोल्यूशन के द्वारा हार्मनी को सीख करना चाह रहे थे, ठीक है। एक आइडियलिज्म को मानता था, एक मटेरियलिज्म को मानता था। चलो आगे आ जाओ। सबीन ने 3 फैक्टर्स बताए थे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के। उन्होंने कहा था कि जो थ्योरी होती है ना हर तरीके की, उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला था फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जहाँ पर रियल इवेंट्स और फैक्ट्स जो होते हैं, जो एक बेस बनाते हैं, वो होता है, ठीक है। लेकिन कैजुअल फैक्टर क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस जो थ्योरी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो उस थ्योरी को प्रोड्यूस करते हैं, उन सर्कमस्टांसेस को कैजुअल फैक्टर कहा जाता है। फिर तीसरा बनता है, सबीन ने कहा था तीसरा फैक्टर है आपका वैल्यूएशनल फैक्टर, जो कि मॉरल और पॉलिटिकल मैसेज जो आपकी थ्योरी देना चाहती है वो होता है, ठीक है। तो जो थ्योरी है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, ये तीनों चीज़ों को कनेक्ट करती है, फैक्ट्स को, कॉज को और वैल्यू को। फैक्ट्स मतलब हिस्ट्री, वैल्यूज़ मतलब फ़िलॉसफी और कॉजेज़ मतलब साइंस, ठीक है। आगे आओ। हिस्ट्री तो पढ़ लिया हमने, अब हम करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज अ फ़िलॉसफी। इस कनेक्शन कैसे है फ़िलॉसफी का पॉलिटिकल थ्योरी के साथ में? स्कॉलर्स जैसे कि लियो स्ट्रॉस, इन्होंने बोला था कि जो थ्योरी है ना वो पार्शियली फ़िलॉसफी है। कैसे? फ़िलॉसफी जो होती है ना वो बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ डील करती है, कि वैल्यूज़ और मीनिंग के साथ डील करती है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, मीनिंग पे बेस्ड होते हैं, उनसे जो डील करती है वो होती है आपकी फ़िलॉसफी। और स्कॉलर जो लियो स्ट्रॉस थे, उन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पार्शियली फ़िलॉसफी है, ठीक है। नीचे आओ। कैंट ने 3 क्वेश्चंस, ठीक है, बोले थे जो फ़िलॉसफी को गाइड करते हैं। वो क्या? कि मैं क्या जान सकता हूँ, नॉलेज, मैं क्या कर सकता हूँ, ड्यूटी, मैं किस चीज़ को होप कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई होप फॉर, व्हाट मे आई होप फॉर, कि भाई मेरे को क्या होप करना चाहिए, मेरा पर्पस क्या होना चाहिए बेसिकली। सो जो पॉलिटिकल थ्योरी है फ़िलॉसफी की तरह, ये इस तरीके से काम करती है कि ये सीख करती है कि भाई
हम जाने कि ये जो चीज़ें हैं उन वो एग्जिस्ट क्यों करती हैं, ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन को जानें, हम इनको समझें कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट कर क्यों रही हैं, वाई दीज थिंग्स एग्जिस्ट। हम फिलोसफिकल विज़न के बगैर ना, कहते हैं कि जो बिना फिलोसफिकल विज़न के जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये इमीडिएट फैक्ट्स जो हैं आपके उसके बियॉन्ड नहीं देख सकती। अगर आपके पास फिलोसफिकल विजन नहीं है तो आप सिर्फ इमीडिएट फैक्ट्स पे काम करते रह जाओगे, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं देख पाओगे। फिर फिलॉसफी जो है ना आपकी, वो आपका ओपिनियन से नॉलेज की तरफ मूव करती है। अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको इसे इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा। स्ट्रॉस बोलते हैं ये जो थ्योरी है ये आपका ट्राई करती है ओपिनियंस जो हैं आपके मियर ओपिनियंस को रिप्लेस करने में विद ट्रू नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। मतलब स्ट्रॉस कहते हैं कि जो थ्योरी है वो ट्राई करती है कि जो आपके सिर्फ ओपिनियंस बना रखे हैं ना आपने, जो सिर्फ कि भाई किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन बने हुए हैं, उसको रिप्लेस करा जाए एक्चुअल ट्रू नॉलेज से कि भाई एक्चुअल में पॉलिटिकल लाइफ क्या है। और फिलोसफिकल थ्योरी आपको जो फिलॉसफी है ना, इसलिए आपको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल आइडिया जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी डेप्थ देती है और मॉरल रीजनिंग देती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड परसुएशन। वैल्यूज़ जो है ना ये आपकी सेंट्रल हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी और थ्योरी के। मतलब थ्योरिस्ट जो है ना वो टीचर भी है और परसुएडर भी है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि जो थ्योरिस्ट है वो टीचर भी है और परसुएडेड भी है, जो वरना होता है आपका। कुछ लोग कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है या फॉकलोर है ये यूज़फुल होती है आपकी बिलीव्स और मोटिवेशंस को समझने में। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना आपकी, ये आपकी फैक्ट्स और वैल्यूज़ का ब्लेंड है, मिक्सचर है। फैक्ट्स मतलब क्या है और वैल्यूज़ मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज ए साइंस। कैसे पॉलिटिकल थ्योरी साइंस बनती है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना ये हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली साइंस है, कि भाई जैसे फिज़िक्स और मैथ्स होती है आपकी साइंस, उस तरीके से नहीं होती है। बट ये कह सकते हैं कुछ पार्ट ये साइंस की तरह यूज़ करती है अपने उसमें, मतलब ये लैक करती है यूनिवर्सल लॉज और प्रिसाइज प्रिडिक्शंस में, बट साइंटिफिक है ये अपने मेथड में। जैसे हम साइंस में देखते हैं ना, फिजिक्स मैथ्स में, कि साइंटिफिक मेथड, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, इन सब को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी भी ये जो पार्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और टेस्टिंग का, वो उठाती है आपके साइंस से, ठीक है। ये आपकी ये चीज़ों को यूज़ करती है और फिर ये ट्राई करती है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना कि भाई ये ऑब्जेक्टिव और रैशनल होनी चाहिए, जस्ट लाइक साइंस। बिहेवियरलिस्ट ने पॉलिटिक्स को ना साइंटिफिक बनाने का बहुत कोशिश करी, बट उन्होंने क्या रिस्क किया, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ टू नंबर्स, बेसिकली रिडक्शनलिज्म, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस है जो कि सिस्टमैटिक, रैशनल है बट मैकेनिकल नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी ना आपकी कॉम्बिनेशन है और फैक्ट्स की और वैल्यूज़ की। फैक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यूज़ मतलब सब्जेक्टिविटी आपकी, ठीक है। सो इसका गोल क्या है, बेसिकली एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड नॉलेज को क्रिएट करना, जो बोला था आपके कॉलिन हे ने। अब नेचुरल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में फ़र्क देखो। नेचुरल साइंस में क्या होता है, लैब्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, और एक्सपेरिमेंट होते हैं यहाँ पर सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन होती है। नेचुरल साइंस में लॉज फिक्स्ड हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पैटर्न्स बदलते रहते हैं सबके। नेचुरल साइंस में प्रिडिक्टेबल है रिजल्ट, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। आगे आ जाओ। लिमिट्स ऑफ सोशल साइंस। नेचुरल साइंस, आपके जो नेचुरल साइंस के लॉज हैं
ये आपके कांस्टेंट रहते हैं और सोशल साइंस के लॉज कांस्टेंट नहीं रहते। थिंकर्स जैसे कि मार्क्स और कीन्स, इन्होंने चेंज किया था कि कैसे हम इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, मतलब कैसे कंटेक्स्ट जो है ना वो मीनिंग को रीशेप कर सकता है। भास्कर के 3 पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं ऑन वाई सोशल साइंस डिफर्स। भास्कर के 3 पॉइंट्स में आप बताओगे कि जो सोशल स्ट्रक्चर है ना वो डिपेंड है आपका लोगों के एक्शन के ऊपर। ये डिपेंड है आपका कैसे जो लोग हैं वो समझते हैं अपने एक्शंस को, ठीक है, हाउ पीपल अंडरस्टैंड देयर एक्शंस, वो उस पर डिपेंडेंट है। और तीसरा, कैसे ये चेंज हो जाते हैं ओवर द टाइम, कैसे ये परमानेंट नहीं रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना इसको वर्क करना चाहिए एथिकल और ह्यूमन लिमिट्स के विद इन, ना कि प्योरली ऑब्जेक्टिविटी की तरह। फिर ये आप यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट है, इसको बना लेना। तो ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, एज अ हिस्ट्री ये स्टडी करते हैं टाइम और कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। सबीन और राठौर ने बोला था ये। फिलॉसफी की तरह डील्स विद वैल्यूज़, आइडियाज़ और पर्पस, कैन, स्ट्रॉस और वर्मा ने बोला था ये, वर्मा ने। और एज अ साइंस इन्होंने ये यूज़ किया था कि यूज़ रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिविटी यूज़ करते हैं ये। तो ये किसने दिया था, बेंटले, ईस्टन और डेल और कॉलिन हे ने। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, एक पॉइंट समझा देना आप, ठीक है, कैसे फ़िलॉसफी है, कैसे हिस्ट्री है, कैसे साइंस है। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगी इस चीज़ को, ठीक है, फ़िलॉसफी, हिस्ट्री और साइंस को। तो चलो, स्टे ट्यून्ड।